मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल विथ योर फैमिली मेंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने हैवर प्रोसेस को डिस्कस करने वाले थे। चलिए, उससे पहले हम लोगों ने लैब मेथड पढ़ा, अमोनिया का प्रिपरेशन लैब में कैसे होता है, और अमोनिया को बनाने वाली और भी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी और उनके बारे में हम लोगों ने जाना, और अमोनिया के बारे में और बेसिक से कंसेप्ट हमने जाने। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में हैवर प्रोसेस को स्टडी करेंगे कि हैवर प्रोसेस से अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हैवर प्रोसेस अमोनिया के निर्माण की इंडस्ट्रियल मेथड है। जब हमें अमोनिया को बहुत बड़े स्तर पे बनाना होता है, बहुत बड़े अमाउंट में बनाना होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लो रखनी है, तब हम इंडस्ट्रियल मेथड, इस टाइप की मेथड का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट मिस्टर हैवर, उन्होंने इस मेथड को प्रस्तुत किया था और इसी बात के लिए उन्हें 1918 में नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज उन्हें 1918 में इसी बात के लिए मिला हुआ था। तो हम लोग बात कर रहे हैं हैवर प्रोसेस की। तो ये हैवर एक जर्मन साइंटिस्ट है। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने इस मेथड को प्रस्तुत किया था। ये अमोनिया बनाने की सस्ती और सरल 1918 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। बाद में हैवर प्रोसेस उन्होंने प्रस्तुत किया था, हैवर विधि। अब चलिए, इस विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है, कैसे इस विधि से अमोनिया का निर्माण हो जाता है, इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्या है। तो इस मेथड का जो मुख्य प्रिंसिपल है, इसका सिद्धांत यह है कि देखो भाई, एक नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं आपस में, NH3 बनती है और साथ में 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटे, ये नाइट्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस है। सब लोग जानते हैं ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं। ठीक है, तो अमोनिया बनाने की ये जो मेथड है वो काफी स्लो है। इस मेथड में अमोनिया बड़ा स्लो बनती है। अगर इसमें कुछ कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिए जाएं और कुछ और प्रावधान कर दिए जाएं तो इस मेथड से जो अमोनिया बनने की रेट है उसको बढ़ाया जा सकता है। देखें, तो ये जो रिएक्शन हम देख रहे हैं, ये रिएक्शन एक तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। आप एक्सोथर्मिक का मतलब समझते ना, ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के फलस्वरूप एनर्जी रिलीज होती है, दैट मींस वो एक्सोथर्मिक है। ऐसी अभिक्रिया जिसके होने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां 22.4 यानी 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है इन दिस रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। सेकंड इज, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल आल्सो, साथ ही रिवर्सिबल भी है, उत्क्रमणीय है। ऐसी अभिक्रियाओं में लासा तेलिए का नियम लगता है। लासा तेलिए का नियम, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, हम लोग लिख दें। ऐसी अभिक्रियाओं में लासा तेलिए का नियम लगता है। हम लोगों ने 11वीं की क्लास में पढ़ा होगा। ऐसी अभिक्रियाओं में लासा तेलिए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल बोलते हैं। लासा तेलिए का नियम काम करता है और वह नियम बताता है कि अभिक्रिया की साम्यावस्था पर किस प्रकार का परिवर्तन किया जाए कि जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनका रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो ऐसी अभिक्रियाओं को एक्सप्लेन करता है लासा तेलिए का नियम। और लासा तेलिए का नियम कहता है कि चूंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसलिए आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो ये रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, यानी लासा तेलिए के नियम से जो टेम्परेचर होना चाहिए लो होना चाहिए और जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई। भाई प्रेशर हाई क्यों होना चाहिए, ये प्रेशर हाई क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं इधर नाइट्रोजन 1 मोल, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मोल कितने 4, तो इधर वॉल्यूम 4 टाइम है, 4x है
और इधर वॉल्यूम, इधर आयतन कितना है, ओनली 2 मोल आर प्रेजेंट ऑफ अमोनिया, अमोनिया के केवल 2 मोल है। तो इधर जो टोटल वॉल्यूम हो गया 2x, इधर 4x, इधर 2x। तो ये नियम कहता है, लासातेलिए का नियम कहता है कि यदि हाई प्रेशर रखेंगे तो इक्विलिब्रियम ऐसे डायरेक्शन में मूव करता है जिधर वॉल्यूम कम हो रहा हो। तो वॉल्यूम कम कहां हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन वॉल्यूम को कम कर रही है, यानी आप इधर अगर प्रेशर अप्लाई कर देंगे ज्यादा तो इक्विलिब्रियम नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ज्यादा मात्रा में अमोनिया बना देगा। लो टेम्परेचर क्यों रखेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम टेम्परेचर को लो रखेंगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा। इसके उलट यदि यही रिएक्शन एंडोथर्मिक होता तो एंडोथर्मिक होती तो हमें हाई टेम्परेचर रखना पड़ता, तब जाकर के प्रोडक्ट हमें ज्यादा मात्रा में। तो लासातालिए के नियम से इस अभिक्रिया में अमोनिया ज्यादा मात्रा में बन सके, इसलिए हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। प्रेशर हाई चाहिए, टेम्परेचर लो चाहिए। लेकिन चूंकि नाइट्रोजन में एक बुराई छिपी हुई है। नाइट्रोजन में क्या बुराई छिपी हुई है कि जो नाइट्रोजन गैस है ये एक इनर्ट गैस है। हमने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया होगा या जूम पर क्लास ली थी उस समय बताया था कि नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है। क्यों है इनर्ट, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हाई होती है 944.7 किलो जूल पर मोल। तो इतनी हाई होने के कारण नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड लिंकेज होता है वो आसानी से टूटता नहीं है। हम चाहे तो देख सकते हैं, अभी बाद में इसको मिटा भी देंगे। तो ये जो लिंकेज होता है, ये नाइट्रोजन का ये जो लिंकेज है ये बड़ा हाई होता है और इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा हाई 944.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। इतनी एनर्जी आसानी से नहीं मिलती है, इसलिए कहते हैं नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है। इसी कारण से नाइट्रोजन को इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन के साथ मिक्स करके भरा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखेंगे। तो नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, इसलिए टेम्परेचर लो से काम नहीं चलेगा, टेम्परेचर नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो रखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि यह रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हमें कम टेम्परेचर रखें तो ज्यादा मात्रा में अमोनिया मिल जाएगी, लेकिन यदि टेम्परेचर लो रखेंगे तो ये रिएक्शन फिर होगी नहीं। क्यों नहीं होगी कि नाइट्रोजन में एक बुराई है, नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा। तो यहां मैंने करेक्शन कर दिया कि लो टेम्परेचर नहीं चलेगा, हमें टेम्परेचर कम से कम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो रखना पड़ेगा, भले ही रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की है। प्रेशर हाई, यहां कोई संदेह नहीं है, ओके रहेगा। चलिए, तो बेटे ये अभी हमने आपको बताया कि ये जो सिद्धांत है, ये जो प्रिंसिपल है हैबर प्रोसेस का, इसमें ध्यान रखेंगे टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर हाई रखना है। और कितना हाई रखना है, टेम्परेचर हमने 500 डिग्री सेंटीग्रेड ले लिया है और प्रेशर कितना हाई रखना है, लगभग 200 एटीएम के आसपास। प्रेशर लगभग 200 एटीएम के आसपास हमें प्रेशर क्रिएट करना है, ठीक है। तो टेम्परेचर का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं चलेगा। प्रेशर क्लियर हो गया, कम से कम 200 एटीएम। भाई हाई प्रेशर कितना हाई, तो ये भी क्लियर हो गया 200 एटीएम। चलिए, अब और इसमें क्या चीजें हम ऐड करके प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया को इंक्रीज कर सकते हैं वो और जान लेते हैं। एक चीज क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, कैटलिस्ट। हम लोग इसमें कैटलिस्ट ऐड कर सकते हैं। कैटलिस्ट के रूप में क्या ऐड कर सकते हैं भाई, कैटलिस्ट, चलिए इसका काम हो गया। तो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग आयरन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैटलिस्ट के रूप में हम लोग आयरन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयरन डस्ट ही क्यों, आयरन अकेला नहीं, क्यों नहीं आयरन भाई, आयरन डस्ट ही क्यों, आयरन क्यों नहीं, ये बात भी मैंने आपको बताई है। आयरन में बुराई है, आयरन डस्ट ओके है। क्यों ओके है, सरफेस एरिया आयरन डस्ट का ज्यादा होगा आयरन की पीस की कंपैरेटिवली। ये बात मैंने बताई थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के समय। उस समय हमने आपको बताया था कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमें कई जगह डिस्टर्ब करेगा, इसीलिए पहले हमने उसी टॉपिक को स्टडी किया था। कैटलिस्ट कौन चलेगा, आयरन डस्ट, लोहे का चूर्ण,
ठीक है, आयरन नहीं चलेगा, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। आयरन डस्ट एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। कैटालाइटिक प्रोमोटर एक और होता है जिसे हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक प्रोमोटर। कैटालाइटिक प्रोमोटर, ये कैटालाइटिक प्रोमोटर क्या होता है भाई? कैटालाइटिक प्रोमोटर होता है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम ध्यान रखेंगे, मोलिब्डेनम ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, कैटालाइटिक प्रोमोटर बोलते हैं। ये उत्प्रेरक वर्धक के जैसे काम करता है। यदि इस रिएक्शन को अब यदि करेक्ट करके निकाला जाए, लिखा जाए, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? N2 रिएक्ट विथ H2, रिवर्सिबल साइन 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। और टेम्परेचर हमें रखना है नियर अबाउट 500 डिग्री सी। प्रेशर कितना रखना है? 200 ATM रखना है। और आयरन डस्ट उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण और वर्धक के रूप में मोलिब्डेनम। तो हम लोग ध्यान रखेंगे ये कैटलिस्ट के जैसे काम करता है, ये कैटालाइटिक प्रोमोटर होता है। और ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। क्यों चाहिए? नाइट्रोजन गैस के कारण। नाइट्रोजन एक निष्क्रिय गैस है, अगर ये निष्क्रिय गैस नहीं होती तो और कम टेम्परेचर पे हम ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते थे। चलिए, लोहे का चूर्ण हो गया, मोलिब्डेनम वर्धक है। ये वर्धक जानते हो क्या चीज होती है? वर्धक वो पदार्थ होते हैं जो किसी कैटलिस्ट की कैटालाइजिंग नेचर को बढ़ा देते हैं। कोई कैटलिस्ट अगर प्रमोटर के साथ है तो उसकी कैटालाइटिक नेचर बढ़ जाता है, उत्प्रेरण क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए इस अभिक्रिया को, जिसको हम लोग अभी सिंपल तरीके से ऐसे लिखे हुए थे, अगर रिएक्शन ऐसे होगी तो इसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, रिएक्शन इन सिस्टम पे काम करेगी तो रिएक्शन अच्छी प्रोडक्टिव होगी। अब चलिए यहां एक बात और क्लियर कर देते हैं कि ये जो नाइट्रोजन गैस है ये कहां से लेते हैं? ये नाइट्रोजन गैस कहां से लेते हैं? ये नाइट्रोजन गैस लेते हैं लिक्विड एयर से। लिक्विड एयर से नाइट्रोजन गैस किससे लेते हैं बेटे? लिक्विड एयर से लेते हैं। और उसका लिक्विड एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, द्रव वायु के प्रभाजी आश्वन से नाइट्रोजन लेते हैं। और बेटे हाइड्रोजन कहां से लेते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं हम लोग वाटर गैस से। वाटर गैस समझते हो ना? वाटर गैस के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में 11th में पढ़ा है। कई सारे मेथड पढ़े हैं वाटर गैस को फाइंड आउट करने के लिए। वाटर गैस का जो फॉर्मूला होता है, वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन गैस होता है, दोनों का मिक्सचर होता है 50% लगभग कार्बन मोनोऑक्साइड और 50% लगभग हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को रिप्लेस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज में ले लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड एयर से हम नाइट्रोजन गैस प्राप्त करते हैं और वाटर गैस से, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस लेते हैं। और किस रेशो में लेते हैं? ये रेशो भी क्लियर है, 1:3। 1:3 के अनुपात में लिया जाता है। नाइट्रोजन गैस 1 पार्ट और हाइड्रोजन गैस 3 पार्ट लेकर के आगे आप लोग देख ही रहे हैं। इन कंडीशंस में, इनकी और इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, अमोनिया बनती है। ये अमोनिया है बेटा, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो हम लोग जान ही गए होंगे। ये क्या है बेटे? अमोनिया है। तो बेटे ये अमोनिया का निर्माण हो गया। अब ये अमोनिया बनाने की विधि हो गई। एक बात ध्यान रखेंगे, अब यदि किसी कारण से हमारे पास मोलिब्डेनम नहीं है, मोलिब्डेनम वर्धक नहीं है, अगर ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो इसका सब्स्टिट्यूट है। इसका क्या सब्स्टिट्यूट है? हम लोग K2O प्लस Al2O3 का यूज इन प्लेस ऑफ मोलिब्डेनम करते हैं। मतलब ये भी कैटालाइटिक प्रोमोटर है इफ मोलिब्डेनम इज एब्सेंट। यदि मोलिब्डेनम नहीं है तो K2O और Al2O3 का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। K2O पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज हम लोग एज ए कैटालाइटिक प्रोमोटर भी हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए ये हेबर प्रोसेस के बारे में मैंने बेसिक इसका जो सिद्धांत बता दिया। जर्मन साइंटिस्ट थे हेबर, उन्होंने इसको प्रस्तुत किया था 1918 में। उसी बात के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इसका जो मुख्य सिद्धांत, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है, 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, रिवर्सिबल होती है, इसलिए लासतेलिए के नियम से लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर
अधिक अमोनिया बननी चाहिए, परंतु चूंकि नाइट्रोजन की निष्क्रिय गैस है इसलिए टेम्परेचर नियर अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड तो रखना ही पड़ता है। प्रेशर 200 एटीएम पे काम हो जाता। अमोनिया और ज्यादा मात्रा में यूज प्राप्त हो इसलिए आयरन डस्ट का यूज एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है और एज ए कैटालाइटिक प्रमोटर मॉलिब्डेनम का यूज किया जाता है। यदि मॉलिब्डेनम नहीं है तो K2O और Al2O3 जिसे हम लोग पोटेशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं का प्रयोग भी कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। ये हो गया। तो चलिए अब हम लोग हैबर प्रोसेस के सिद्धांत को समझ चुके हैं। अब इसके बाद इसका दूसरा पोर्शन है डायग्राम, कैसे ये पूरा मैकेनिज्म सिस्टम में काम करता है उसको देखते हैं। चलिए तो इसके लिए कुछ डायग्रामेटिक चीजें मैं रिप्रेजेंट करूंगा, उनको गौर करना है कि कैसे डायग्राम तैयार करते हैं। चलिए एयर से N2 गैस और वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस लेते हैं। 1:3 अनुपात में लेकर के एयर से नाइट्रोजन गैस लेते हैं, वाटर गैस से हाइड्रोजन गैस लेते हैं और इसको 1:3 में कंप्रेसर की सहायता से 200 वायुमंडलीय दाब पर इसमें भेजा जाता है। इसको कहते हैं ड्रायर एंड
प्यूरीफायर में भेज दिया जाता है। ये ड्रायर और प्यूरीफायर क्या काम करता है, इसमें सोडा लाइम भरा रहता है, ये रिमूव कर देता है। गैसों के साथ अशुद्धियां हो सकती है। किस चीज की अशुद्धियां हो सकती हैं, देखो भाई ये अशुद्धियां हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की अशुद्धि हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अशुद्धि हो सकती है, SO2 की अशुद्धि हो सकती है, H2S की हो सकती है, और साथ में हो सकती है H2O की अशुद्धि। तो ये जो सोडा लाइम है, NaOH और CaO का जो मिश्रण भरा हुआ है, सोडा लाइम जिसे बोलते हैं, वो क्या करता है, वो इन सब चीजों को हटा देता है। ये सारी चीजें इस गैसीय मिश्रण में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के साथ यदि ये सारे ऑक्साइड हैं तो वो इनको हटा देगा। कौन हटा देगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्यों हटा देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एल्कलाइन नेचर का क्षारीय माध्यम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी वैसा ही है, और ये देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सब के सब इससे रिएक्ट करके कहीं ना कहीं इनसे रिप्लेस हो जाते हैं। इसके बाद गैसीय मिक्सचर जो आता है उसको यहां भेज दिया जाता है। इसको कहते हैं कैटलिस्ट चेंबर, उत्प्रेरक कक्ष। तो पहला पार्ट ये हो गया, इसको हम लोग कहेंगे सेकंड पार्ट। डायग्राम का दूसरा हिस्सा ये हो गया। इसके बाद ये है थर्ड पार्ट। इसमें क्या होता है, गैसीय मिश्रण में अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस शेष होती है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस को यहां पेश किया जाता है। यहां हम देख रहे हैं आयरन डस्ट है, ये आयरन डस्ट एज ए कैटलिस्ट वर्क करता है। मोलिब्डेनम है जो कैटालाइटिक प्रोमोटर का काम करता है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 200 ATM दाब है। यहां ये रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन से अमोनिया गैस बनती है। अमोनिया गैस इतना सारा करने के बाद टेम्परेचर आपने 500 रखा, प्रेशर 200 वायुमंडल रखा, कैटलिस्ट भी दे दिया, कैटालाइटिक प्रोमोटर दे दिया, इसके बाद भी अमोनिया कितनी बनी, 10%। इससे पता चलता है कि नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय नहीं है, बहुत ही ज्यादा निष्क्रिय है, क्योंकि उसको इतना सारे प्रावधान करने के बाद भी जो अमोनिया बनी वो मात्र 10% बनी। अब इस गैसीय मिश्रण को भेज देते हैं, ये कंडेंसर लिखा हुआ है, कंडेंसर। ये डायग्राम का फोर्थ पार्ट है। ये कंडेंसर क्या काम करता है, अमोनिया और नाइट्रोजन हाइड्रोजन में एक भिन्नता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया, जो अमोनिया होती है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अमोनिया आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, जैसे ही कंडेंसर में भेजते हैं अमोनिया द्रवित हो जाएगी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अद्रवित अवस्था में रहेगी। अद्रवित अवस्था का मतलब समझते हैं बिना द्रवित हुए। और ये अमोनिया द्रवित क्यों हो जाएगी, उसका रीजन है इसमें होता है AH बॉन्ड। क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अमोनिया लिक्विड स्टेज में आ जाती है और अमोनिया लिक्विफाइड होकर के मिल जाती है। और यहां जो अमोनिया मिलती है वो कितना % मिल जाती है, 10% जो अमोनिया होती है वो लिक्विफाइड होकर के नीचे आ जाती है। ठीक है, तो इसके बाद जो अनचेंज्ड बिना परिवर्तित हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रह जाती है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, इनका क्या करेंगे, इनको क्या करते हैं, ये लगा है, ये चेंबर में स्टोर होती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस, लिक्विड अमोनिया लिक्विड बनता है तो अमोनिया नीचे आ जाता है और नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस वो इधर की ओर मूव कर जाता है। कौन मूव करेगा, नाइट्रोजन और साथ में नाइट्रोजन के साथ और कौन, हाइड्रोजन। ये दोनों लिक्विफाइड नहीं होते, द्रवित नहीं होते हैं और ये अद्रवित अवस्था में रहते हैं और यहां से ये जाते हैं। ये है रीसर्कुलेशन पंप। ये रीसर्कुलेशन पंप क्या करता है, इन गैसों को खींचता है, चलो रे यहां से हटो, यहां से उठाया और इसके बाद फिर इसको यहां भेज दिया। कहां, ये क्या है, कैटलिस्ट चेंबर। सारा फैसला यही हो रहा है, यहां परिवर्तन होता है। यहां रिएक्शन कौन सी होती, ये वाली जो रिएक्शन हम लोग देखते हैं वो कहां संपन्न होती, यहां। और सारे ये जो एपरेटस लगे हुए हैं वो ये क्रिया प्रॉपर तरीके से हो, इसकी हेल्प के लिए सारा खेल कहां होता है, यहां। ठीक है, तो यहां ये रिएक्शन हो जाती है और बस यही चेन चलती रहती है, साइकिल चलती रहती है, अमोनिया बनती रहती है और अनचेंज नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पुनः लेकर के फिर से कैटलिस्ट चेंबर में भेज देते हैं, फिर 10% बन जाती, फिर बचती, उसको फिर सर्कुलेट कर देते हैं। यही प्रोसेस चलता रहता है और 10% अमोनिया हर बार बनती है। तो ये हेबर प्रोसेस हो गया। हेबर प्रोसेस में एक जो बात हमने बताई है
कि ये गैसें नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होना चाहिए, SO2 गैस नहीं होना चाहिए, H2O नहीं होना चाहिए, H2S नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ जो कैटलिस्ट लिए जाते हैं उसके लिए कैटालाइटिक पॉइजन का काम करते हैं, और जो कैटलिस्ट है उसकी रिएक्टिविटी, उसकी वर्किंग को डिप्रेस कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि पहले सोडा लाइम का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए इस चेंबर को ड्राई एंड प्यूरिफायर कहते हैं। ये क्या होता है, गैसों को सुखा देता है, यानी नमी का अंश दूर कर लेता है और अशुद्धियों को हटा लेता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस ही कैटलिस्ट चेंबर में भेजी जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूं और अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। चलिए डायग्राम मिटा रहा हूं। चलिए अब अमोनिया की हैवर प्रोसेस को पढ़ने के बाद हम अमोनिया के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। जैसे कि अमोनिया को सुखाने के लिए, भाई अमोनिया बनती है तो उसमें नमी होती है, नमी को हटाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ना तो H2SO4 का यूज करते हैं, ना P2O5 का यूज करते हैं और ना ही CaCl2 का यूज करते हैं। क्यों भाई? देखेंगे अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या करना है, ड्राई। अमोनिया को ड्राई करने के लिए ना तो हम P2O5 का प्रयोग कर सकते हैं, ना हम H2SO4 का प्रयोग कर सकते हैं और ना हम CaCl2 का प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से तीनों में से किसी का भी यूज नहीं किया जाता है। इसलिए हमें अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या करने के लिए, ड्राई करने के लिए, अमोनिया को ड्राई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं CO का। क्यों भाई? इनमें क्या बुराई है भाई? इसका प्रयोग क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो बड़ा स्मार्ट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, H2SO4, CaCl2, इनमें क्या बुराई? इनमें बुराई है। ये अमोनिया के साथ जो नमी होती है, ये लोग नमी को तो खींच लेते हैं, साथ में अमोनिया को भी खींच लेते। तू भी आ जा, तू भी क्रिया कर ले। ये क्या काम करता है? ये केवल पानी को एब्जॉर्ब करता, अमोनिया को हाथ नहीं लगाता। ये कैसे करेगा भाई? अमोनिया गीली है, नमी है, उसके साथ नमी है, जुड़ा है, H2 है। अगर हम इसको ड्राई करेंगे किसके ऊपर? कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा? वाटर को लेगा, CaOH का होल ट्वाइस बना लेगा और अमोनिया जो है बिना पानी के हो गई, अमोनिया हो गई ड्राई। ये NH3 कैसा हो गया? ड्राई हो गया। और ये कैसी है? वेट अमोनिया, नम अमोनिया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? नम अमोनिया कहेंगे। तो भाई इस तरीके से अमोनिया की नमी किसकी हेल्प से खत्म कर दी हमने? कैल्शियम ऑक्साइड की हेल्प से खत्म कर दी। लेकिन H2SO4 में क्या बुरा? ये काम H2SO4 से भी करवा सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि H2SO4 रिएक्ट करता है अमोनिया से, NH3 H2SO4 से रिएक्ट करता है और बनता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज अमोनियम सल्फेट। ये अमोनियम सल्फेट बन गया। ऐसा नहीं है कि केवल अमोनियम सल्फेट, नहीं, पानी को भी एब्जॉर्ब करता है, जल के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी शो करता है। सल्फ्यूरिक एसिड ये अमोनिया से भी क्रिया करता है, वाटर से भी क्रिया करता है, दोनों से क्रिया करता है। मतलब क्या? हम तो चाह रहे हैं कि नमी दूर हो जाएगी, कोई अमोनिया ले गए, ठीक है। मैं ज्वेलर के पास जाऊं और मैं कहूंगी ये मेरे सोने की रिंग है, गोल्डन रिंग है, और इसको साफ कर दो, कुछ चमका दो, तो वो चमकाने के साथ साथ वो पूरी रिंग, कहते रिंग ही गायब हो गई चमक के चक्कर में। ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वही काम यहां हो रहा है। अमोनिया H2SO4 से क्रिया कर लेती है, अमोनियम सल्फेट बना लेती है। ऐसे ही अमोनिया P2O5 से क्रिया करती है। P2O5 से कैसे क्रिया करेगी भाई अमोनिया? देखो P2O5 रिएक्ट विथ 6NH3 प्लस H2 बनेगा 2NH4 का होल थ्राइस PO4। इसको बोलते हैं बेटे अमोनियम, इसको बोलते हैं अमोनियम फॉस्फेट। इसको अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। और अमोनियम फॉस्फेट बना दिया तो इस कारण से रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं भाई। फॉस्फोरस 2 हैं, 2 फॉस्फोरस हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखते हैं 5 4 दूनी 8 और 5 और 3 8 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन देखते हैं 6 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितना होता है? 24, 4 3 12 दूनी 24। क्लियर है? ऑक्सीजन 5 और 3 8 बराबर है। नाइट्रोजन 6 है, नाइट्रोजन 3 दूनी 6, ठीक है।
फास्फोरस दो, ठीक है। ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड है, मतलब ये H2SO4 भी अमोनिया को सुखाने के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, अमोनिया ही को खा गया। ये P2O5 भी अच्छा नहीं माना जाएगा, पानी के लेने के चक्कर में अमोनिया भी ले गया, है ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे ही बेटे CaCl2 का भी इस्तेमाल अमोनिया को सुखाने के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि CaCl2.8NH3 टाइप का एक कंपाउंड बन जाता है, एडिशनल कंपाउंड है, योगात्मक यौगिक है, और इस टाइप का यौगिक बन जाने के कारण मतलब ये जिसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी अमोनिया को सुखाने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये अमोनिया खा रहा है, ये भी अमोनिया खा रहा है P2O5, और ये H2SO4 भी अमोनिया खा रहा है। तो इसलिए अमोनिया को सुखाने के लिए ना तो हम P2O5 का इस्तेमाल करेंगे, ना H2SO4 का इस्तेमाल करेंगे, ना CaCl2 का इस्तेमाल करेंगे, हम लोग इस्तेमाल किसका करेंगे, CaO का। बेचारा बहुत ही ज्यादा ईमानदार है, इतना ईमानदार है कि उसने कसम खाए पानी को एब्जॉर्ब करेगा, ओनली वाटर एब्जॉर्ब करेगा, अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं करता है। आपने देखा कैल्शियम ऑक्साइड ओनली रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया सुरक्षित है, ठीक है। तो बेटे इस प्रकार से हम लोग और अमोनिया के बारे में जान सकते हैं। अमोनिया जल में अत्यधिक हाईली इनसॉल्युबल है, बहुत ज्यादा विलेय है अमोनिया। कैसे विलेय है कि जो अमोनिया होती ना, NH3 पानी के साथ मिलकर के NH3 अगर पानी से मिल जाए तो ये बन जाता है क्या भाई, अमोनिया अगर पानी से मिल जाए तो ये बन जाती है NH4OH में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो अमोनिया का जली विलयन हम लोग कहें, अमोनिया का जली विलयन कहें या अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहें, एक ही मतलब है। अमोनिया का जली विलयन NH3+H2, या वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, NH4OH। इसलिए अमोनिया जल में बहुत ज्यादा विलेय है, ठीक है, और वो क्या बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग, अच्छा हम लोग एक बात और जान लें कि अमोनिया, अभी हमने बताया एक पिछले वीडियो में कि ये वायु से हल्की होती है, ठीक है, एयर की तुलना में ये हल्की होती है। और इसका जो है, मिटा देता हूं, ये मैंने मिटा दिया है। अब मैं बात करता हूं अमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज के संबंध में। अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली उसकी जो फिजिकल नेचर है उसको देखते हैं। अमोनिया हम लोग ये तो जान ही गए हैं वाटर सॉल्युबल है और बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, और जल में घुल करके ये अमोनिया वाटर के साथ हाईली सॉल्युबल है और ये घुल करके बनाती है NH4OH। इसका नाम होता है बेटे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसीलिए अमोनिया जो लिटमस टेस्ट है वो क्षारीय माध्यम का शो करती है। तो अमोनिया जो है लाल लिटमस को नीला कर देती है। जो स्वयं होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, परंतु इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, जलीय विलयन होता है, उसमें NH4OH बन जाता है। NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सो इसलिए अमोनिया का जो जलीय विलयन है विद्युत का सुचालक बन जाता है। अमोनिया विद्युत की कुचालक है, परंतु उसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक की तरह व्यवहार करता है। अच्छा, एक बात और, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया है ना, बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का जो क्वथनांक होता है -33.5 डिग्री सी होता है। अमोनिया का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कहें अमोनिया का, फ्रीजिंग पॉइंट, अमोनिया का फ्रीजिंग पॉइंट होता है -78 डिग्री सी, ठीक है। तो अमोनिया के बारे में हमने बता दिया, अमोनिया क्षारीय होती है, अमोनिया का जलीय विलयन क्षारीय होता है और लाल लिटमस को नीला कर देता है। अमोनिया कुचालक होती है, परंतु इसका जलीय विलयन सुचालक होता है क्योंकि NH4OH बन जाता है, इसलिए। तो बेटे हमने काफी कुछ बातें अमोनिया की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बता दी। स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसकी स्मेल बहुत तीक्ष्ण होती है, ठीक है, नाक में चुभन महसूस होती है और ज्यादा मात्रा में यदि कोई सूंघ ले तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो चलिए ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में माध्यम से हमने हैवर विधि को पढ़ लिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी पढ़ ली, और भी कई सारी बातें हमने जान ली। हमने जान लिया है कि अमोनिया को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड ही क्यों प्रयोग करेंगे,
और कोई क्यों नहीं, और हैबर प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू डायग्राम। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आप वीडियो को अगर समझने में कोई परेशानी हो रही हो, आप एक बार फिर देखें, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जूम पे आकर के हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में अपना अटेंडेंस शो करना ना भूलें, ठीक है, तो जिससे हमें पता चल सके कि आपने ये वीडियो देखा है, आपने पढ़ा है और अमोनिया के बारे में जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी बोर्ड में कई बार प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है, तो अमोनिया को ध्यान रखें। चलिए अगले वीडियो में अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात